निबंध की इस श्रृंखला में आज का हमारा विषय है भारत में सुशासन। सुशासन क्या होता है और हमारे देश में ये किस प्रकार से आएगा या आ चुका है, ये सब हम देखेंगे। और यही विषय आज हमें लेकर चलना है। एक अच्छा निबंध एक यात्रा के समान होता है और यात्रा में दो शर्तें होती हैं। एक तो आप सावधान रहिए और दूसरा अपने सामान, अपनी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें अपने साथ लेकर चलिए। सतर्कता और अपने साथ जितने भी जरूरी सामान है इन्हें लेकर चलना, ये यात्रा को सुखदायी बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है। पहले आप प्रारूप तैयार करिए, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किन चीज़ों की आपको सूची बनानी है। यहाँ पर आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं, सूची तैयार कर रहे हैं और उसी सूची के आधार पर आप खरीदारी करेंगे और अपने विचारों को यहाँ लिखेंगे। तो प्रारूप आपने बनाया और प्रारूप ऐसे ही बनाइए, ये आवश्यक नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। कभी भी किसी का अंधा अनुकरण मत करिए। विवेकानंद जी जो थे वो कहते थे कि अगर आपके पास अपनी बुद्धि है, और हर मनुष्य के पास अपनी बुद्धि होती है, तो अगर कोई सलाह दे रहा है, कोई व्यक्ति अगर अच्छी सलाह भी दे रहा है तो उस पर एक बार अपने ढंग से चिंतन करके देखिए, अपने विचारों को उसमें लगा कर देखिए और आपके मन से जो आवाज़ आए, अगर वो कह रही है कि ये सही है तभी आप करिए, नहीं तो उसे आप अपने ढंग से करिए। और दूसरे का सिखाया हुआ जो है वो बहुत देर तक टिकाऊ भी नहीं होता है, उसमें तमाम दिक्कतें आती हैं। उससे बेहतर है कि आप अपनी सोच विकसित करिए और आप ऐसा कर सकते हैं। एक कहानी का यहाँ प्रसंग आता है कि एक बच्चा था और उसे कक्षा में अध्यापक ने बताया कि बेटा, निबंध लिखने के कुछ तरीके होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे तुम्हें गाय पर निबंध लिखकर दिखाता हूँ। और गाय पर उन्होंने पूरी क्लास को एक निबंध लिखवाया कि गाय हमारी माता है और उसकी 2 सींग होती है, 2 आँखें होती हैं, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, पूँछ भी होती है एक, और वो दूध देती है। इस प्रकार से लिखवाया और उसके बाद कहा कि निबंध ऐसे ही लिखा जाता है। अब वो छोटे बच्चे थे, उनके पास इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। परीक्षा हाल में जब गए तो वहाँ पर गाय पर निबंध नहीं आया, बल्कि प्रधानाचार्य पर निबंध आ गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा ये आप समझ सकते हैं। यहाँ उसका जिक्र आवश्यक नहीं है, क्योंकि फिर हंसी आएगी और हंसी आएगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधा अनुकरण कभी नहीं किया जाता, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप एक बुद्धिमान अभ्यर्थी हैं और अपनी समझ की आपसे अपेक्षा की जाती है। पहले हम लिखेंगे सुशासन की अवधारणा को और भारत में सुशासन की पृष्ठभूमि कैसी है ये हम लिखेंगे। देखिए, अवधारणा आपने लिखी तो यहाँ आप बताएंगे कि सुशासन का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहाँ इस्तेमाल किया गया या इसका वाजिब अर्थ क्या है। इतना लिखने के बाद यहाँ से आपकी प्रस्तावना शुरू हो जाएगी। फिर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है, तभी इसको हमें 3 भागों में बांट कर पढ़ना पड़ता है। ये प्राचीन सभ्यता है, तो जितना पीछे हम जाएंगे उतना ही इतिहास जो है वो विस्तृत होता जाएगा। तो अगर हम प्राचीन भारत से आधुनिक समय तक देखें तो हम देखेंगे कि राजा रजवाड़ों का जो दौर था वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो तो बहुत बाद में आती है। पहले यहाँ क्या थी, राजशाही थी, राजा महाराजा होते थे, बादशाह होते थे, सुल्तान होते थे, उससे पहले सम्राट और महाराजाधिराज होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, एक शासन व्यवस्था तैयार करते थे, प्रशासन अपना तैयार करते थे, शासन कैसे करना है उसकी एक जो रणनीति है उसको तैयार करते थे। और इसमें सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है मौर्य साम्राज्य का, क्योंकि एक व्यवस्थित शासन करने का जो ढांचा है वो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिया था और चंद्रगुप्त ने उसी पर शासन किया, एक अखंड भारत की स्थापना की। तो ये सुशासन का ही परिणाम था। और आज के समय में, आज का जो बदलता हुआ दौर है उसमें इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम पृष्ठभूमि में यही सब चीज़ें लिखेंगे, इतिहास के पन्ने पलटकर पीछे से इसका जो संदर्भ है उसको उठाएंगे। सुशासन की आवश्यकता क्यों है, तो सभी जानते हैं कि आवश्यकता क्यों है, लेकिन यहाँ आपको उसे अपने शब्दों में बेहतर तरीके से व्याख्या करके लिखना है। इसके बाद सुशासन दिवस, इसको आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद नागरिक जो सहयोग है उसकी क्या उपयोगिता है। कोई भी चीज़ नागरिकों के सहयोग के बिना लागू नहीं हो सकती। इतने बड़े पैमाने पर अगर पूरे देश स्तर पर किसी चीज़ को फैलाना है, उसे क्रियान्वित करना है, तो यहाँ जो आम जनता है उसका सहयोग आवश्यक हो जाता है। और अंत में उपसंहार करेंगे, तो उपसंहार में आप जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितने भी समाधान परक विचार हैं, उन्हें रखेंगे। तो आइए बिना देर किए अब शुरू करते हैं। यहाँ 2 चीज़ें नोट के तौर पर दी गई हैं। यहाँ मैंने कहा था, मतलब यहाँ जो स्क्रिप्ट है उसमें मैंने लिखा था कि विद्यार्थी ध्यान दें कि सुशासन या रामराज जैसे जो विषय हैं, विद्यार्थी का मतलब अभ्यर्थी से है, आप स्कूल के विद्यार्थी नहीं हैं। तो सुशासन या रामराज, रामराज क्या, रामराज में भी यही कहा गया कि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, सब अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे, संपन्नता थी, वैभव था, मतलब किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। भगवान राम के राज में अयोध्या की प्रजा या जहाँ तक उनका शासन था वहाँ तक लोग सुखी और संतुष्ट थे। तो यहाँ दोनों ही जो विषय हैं इन्हें गांधीवादी दर्शन से जोड़कर आप देखिए, ऐसा आप कर सकते हैं। ये सुझाव है, आप इन पर अमल करें, ये आवश्यक नहीं है, ये एक सलाह है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो और बेहतर लिख सकते हैं।
इसमें गांधीवादी दर्शन डालिए, क्योंकि गांधीवादी दर्शन जो है उसमें रामराज और सुराज जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी व्याख्या भी गांधी जी ने की है। इसके बाद प्रशासन के आदर्श स्वरूप को दर्शाने के लिए, मतलब उसे आदर्श तौर पे प्रस्तुत करने के लिए, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये राजनीति की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण किताब है। आज तक इतना प्रामाणिक और इतना श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा ही नहीं गया है राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति विज्ञान पर बहुत सारी अनगिनत जो किताबें हैं वो लिखी जा चुकी हैं। यहाँ तक कि जो हमारा संविधान है वो भी राजनीति परक ही है। इतनी बड़ी पुस्तक है, संसार का सबसे विस्तृत संविधान है, लेकिन वह भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आप आधार बनाएंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इन चीज़ों को हम कैसे डालेंगे। यहाँ शीर्षक दो तरीके से दिए गए हैं, या तो भारत में सुशासन इस तरह से आ सकता है, या सुशासन किसी देश की प्रगति की कुंजी है। अब ये जो किसी देश का यहाँ नाम लिया गया है तो यहाँ आप भारत को ही प्राथमिकता देंगे, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें भारत के ही संदर्भ में हो रही हैं। भारत में सुशासन पर चर्चा करने से पूर्व यह जान लेना उचित होगा कि सुशासन कहते किसे हैं। यहाँ विषय का जो मतलब है वो बताया जा रहा है। सामान्य रूप से देखें तो सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन। आधुनिक वैश्विक संदर्भ में यह शब्द जो है ये विकास के साहित्य से जुड़ा है, और इससे सुशासन के लिए निर्णय लेने और निर्णयों का क्रियान्वयन करने की जो प्रक्रिया है वो जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर जो आधुनिक वैश्विक परिदृश्य है उससे इसको जोड़कर आपको दिखाना होगा, लेकिन सुशासन का जो मतलब है वो यही है, अच्छा शासन, सुंदर शासन, व्यवस्थित शासन, जिससे कि लोग संतुष्ट हों। अच्छा शासन कौन सा होता है? जिससे कि जनता संतुष्ट हो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यह भी सत्य है कि सुशासन से विकास का सीधा संबंध है। सुशासन रहेगा तो सारी चीज़ें ढंग से चलेंगी और आम आदमी भी उससे संतुष्ट रहेगा और विकास तेजी से होगा। अगर सुशासन नहीं होगा बल्कि कुशासन होगा तो ऐसी स्थिति में अराजकता फैल जाएगी, और अराजकता जो होती है वो विकास की दुश्मन होती है, आप जानते हैं। यही कारण है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये स्वर्गवासी हो चुके हैं, भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। बहुत ही उत्तम कोटि के कवि भी थे। प्रधानमंत्री या राजनीतिज्ञ होने से पहले इनका जो असली व्यक्तित्व था वो एक पत्रकार, वकील और एक कवि के रूप में था, और ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। तो इनके जन्मदिन को 25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन इनका जन्म हुआ था। तो इनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, मतलब जो वर्तमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कब से मनाया गया, कैसे मनाया गया, इसको आप इसमें डाल सकते हैं, या जो नवीनतम मनाया गया है, लेटेस्ट वाला है, उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसमें क्या नया हुआ है ये आपने देखा। और जब ये घोषणा की गई तब इसके महत्व को उन्होंने रेखांकित किया और कहा कि सुशासन किसी देश की प्रगति की कुंजी है। और ये टॉपिक जो यहाँ पर आया है ये यहीं से लिया गया है। उनका जो वाक्य था, मोदी जी का जो वाक्य था, उसको यहाँ पर आधार बनाया गया है। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, मानव समाज में सुशासन की अवधारणा नई नहीं है। यहाँ अवधारण लिखा हुआ है, अवधारणा होगा तो मात्रात्मक अशुद्धियाँ हैं, उसको आप सुधार सकते हैं। अवधारणा नई नहीं है और यह उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता। मतलब मनुष्य जब से आया है तब से ये जो सुशासन की अवधारणा है ये साथ में जुड़ी हुई है। सुशासन लोक कल्याण से जुड़ा है और लोक कल्याण का उद्घोष हमारी वैदिक संस्कृति भी करती है। वैदिक संस्कृति का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, ये कल्याण चाहती है, लोक कल्याण चाहती है, सबका भला हो। और इसीलिए जो श्लोक है उसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ पर सभी के सुखी रहने की कामना की गई है, सिर्फ अपना सुख नहीं, परमार्थ, लोक सुख। तो यहाँ वही कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ भी दे दीजिए। जब कोई भी संस्कृत का श्लोक आप लिखिए तो उसे अर्थ सहित लिखिए, और कहाँ से लिया गया है ये भी आप दे सकते हैं। तो ये वेदों से उद्घृत है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि इस श्लोक का अर्थ कि सभी सुखी हों, सभी विघ्न रहित हों, कल्याण का दर्शन करें, यानी सब कुछ अच्छा देखें। यहाँ आप ऐसे देखते हैं ना कि सभी सुखी हों और किसी भी काम में कोई अड़चने न आए, सभी लोग अच्छी चीज़ें देखें और किसी को कोई दुख न हो। पश्यंती का मतलब क्या होता है? देखना। तो ये इस श्लोक का एक शाब्दिक अर्थ है। इसे आप संक्षिप्त में लिखेंगे तो और बेहतर है। तो संक्षिप्त में ऐसे लिख सकते हैं कि सभी सुखी हों, विघ्न रहित हों, कल्याण का दर्शन करें और किसी को कोई दुख न हो। लोक कल्याण के यह श्रेष्ठ मूल्य हमारी संस्कृति में निहित थे, पहले से ही थे, और यह सुशासन की अवधारणा को इंगित करते हैं या उसे आधार भी देते हैं। वहीं से आधारित है सुशासन की अवधारणा। यदि हम प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था का गहनता से अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि इसमें सुशासन के तत्व पहले से ही विद्यमान थे। सुशासन को सर्वोच्च वरीयता दी गई थी, क्योंकि जनता संतुष्ट रहेगी तभी जो राजशाही है वो स्थिर रह पाएगी।
राजा बना रह पाएगा, नहीं तो विद्रोह पनपने लगेंगे और अंत में जो शासन है वो नष्ट हो जाएगा। ये आप जानते हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य सुशासन के प्रतिपादक थे। कौटिल्य के शासन का आदर्श अत्यंत उदात्त था, मतलब खुले विचारों वाले थे। अपने ग्रंथ में उन्होंने विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था का जो रूप है उसे प्रस्तुत किया है और ये एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। कौटिल्य के जो अपने शब्द हैं, मतलब आचार्य चाणक्य की बात हो रही है, जिनका मूल नाम विष्णुगुप्त था और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले और बनाकर सिंहासन तक पहुंचाने वाले यही थे। चंद्रगुप्त से लेकर बिंदुसार तक इनका जो जीवन काल है वो चलता है और तब तक ये लगातार मार्गदर्शन देते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य लगातार फलता फूलता है, उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। अशोक के समय में इनका देहांत हो जाता है या संभवतः इनकी हत्या कर दी जाती है, ये एक संदिग्ध विषय है। और उसके बाद अशोक के प्रधानमंत्री बन जाते हैं राधागुप्त और वहां से अशोक का पतन आरंभ हो जाता है, क्योंकि राधागुप्त उतने एक तरह से बुद्धिशाली नहीं थे या रणनीतिकार नहीं थे। चाणक्य एक नंबर के कूटनीतिज्ञ थे, इनकी कुटिलता की वजह से भी इनको कौटिल्य कहा जाता था। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ कौटिल्य के शब्दों में क्या कहा गया, प्रजा सुखे सुखे राज्ञम या सुखम राज्य। यहाँ पर अगर प्रजा सुखी है तो राजा सुखी होगा। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही उसका हित होगा। नात्य प्रियम हितम राज्ञ, प्रजा नाम तो प्रियम हितम। ये श्लोक है और ये अर्थशास्त्र से लिया गया है। अर्थ क्या हो सकता है इसका, तो आप अर्थ जरूर लिखिए। प्राथमिक सुख जनता का सुख है, मतलब जो मूल सुख है वो किसका सुख माना जा सकता है, वो आम आदमी का सुख है। और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। अगर प्रजा सुखी है तो राजा सुखी रहेगा। प्रजा के हित में ही उसका हित है और अपना प्रिय करने में राजा का हित कभी नहीं होता। अपना भला चाहने वाला राजा बहुत समय तक टिक नहीं पाता। जो प्रजा का हित करता है वही कल्याणकारी भी होता है और राजा के लिए भी वही फायदेमंद होता है। कौटिल्य का स्पष्ट मत था कि प्रजा की शिकायतों को सुनने हेतु राजा को हमेशा तत्पर रहना चाहिए और कौटिल्य के इस सिद्धांत का पालन बाद में जितने भी सम्राट हुए हैं जो अच्छा शासन करने के इच्छुक थे उन्होंने किया है। जैसे आप मुगल काल में चले आइए तो जहांगीर को आप देखिएगा, वो न्याय की जंजीर टंगवाता है, उसमें एक घंटा लगा हुआ होता है। कोई किसी भी समय आकर, कोई भी फरियादी किसी भी समय आकर उस घंटे को बजा सकता है और न्याय मांग सकता है। तो ऐसी न जाने कितनी ही जो कहानियां हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो बाद में भी लोग कौटिल्य का अनुकरण करते हैं, चाहे वो विदेशी ही क्यों न हो। इसे आप देख रहे हैं। और प्रतीक्षा कराना राज्य के हित में नहीं होता, मतलब प्रजा को आप इंतजार मत कराइए। प्रजा या फरियादी जो आम जनता है, अगर वो आपके सामने अपनी समस्याओं को लेकर आ रही है तो उनकी बातों को, उनके दुख दर्द को आप ध्यान से सुनिए, उन्हें टालिए नहीं, क्योंकि टालना यहाँ घातक हो सकता है। और ये जो सिद्धांत है ये अर्थशास्त्र से ही निकल कर आते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, कहा गया है कि प्रजा को प्रतीक्षा कराना ये राज्य के हित में नहीं है और राजा को सदैव उद्योग परायण रहना चाहिए, विलासिता में नहीं डूबना चाहिए, बल्कि हमेशा कर्मठ रहना चाहिए। यही उसका व्रत है। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जो महान शासनादर्श थे, यहाँ आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जो महान राजा थे उनका शासनादर्श कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही था। असल में कौटिल्य ने जो कुछ भी राजनीति चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई, जंगल से पकड़ कर लाए थे। वहां पर वो राजकीलकम नाम का नाटक खेल रहा था और उस बच्चे में जन्मजात प्रतिभा को कौटिल्य ने पहचान लिया और वो नंद राजा से बदला लेने के लिए उसे प्रशिक्षित करते हैं और सैन्य बल इकट्ठा करके चंद्रगुप्त कम सेना के ही बूते नंद वंश का समापन करता है और मौर्य वंश की नींव डालता है। तो ये इतिहास में आपने पढ़ा है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को जो भी उपदेश चाणक्य ने दिए, जो भी प्रशिक्षण दिया, उसे उन्होंने अपने ग्रंथ में वर्गीकृत किया है और वही है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का जो पहला विद्यार्थी था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इस पर अमल करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ किया और इसीलिए वो अखंड भारत था, उसमें टुकड़े नहीं थे। केंद्रीकृत मौर्य प्रणाली का शासन था, ये आप जानते ही हैं। और यही कारण था कि वो स्थायी बना रहा जब तक वो ऐसा रहा। बाद में अशोक का रुझान बौद्ध धर्म की ओर होता है और साम्राज्य का पतन वहीं से आरंभ हो जाता है। बौद्ध धर्म की ओर झुकना बुरी बात नहीं है, लेकिन अहिंसावादी होने के चक्कर में अशोक ने साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य को संगठित रखने की जो नीतियां हैं उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया और इसलिए साम्राज्य बिखर गया और भारत का भी पतन वहीं से आरंभ हो गया। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद देखिए, हम लोग कहते हैं अशोक महान, लेकिन अशोक महान किन शब्दों में था या किन अर्थों में था? अहिंसा के मामले में, अच्छे गुणों के मामले में। राजा के गुण उसके अंदर शुरुआत में थे, बाद में नष्ट हो जाते हैं, बाद में वो एक भिक्षुक बन जाता है। और यहाँ हम राजा की ही जो प्रकृति है, उसके गुण जो है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो इस मामले में श्रेष्ठ यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य है। बिंदुसार भी नहीं था। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के बनाए हुए पृष्ठभूमि पर शासन करता है, उसे कुछ खास नहीं करना होता है। हाँ, एक काम वो करता है कि अपने पिता के बनाए शासन को वो बनाए रखता है,
मतलब जितना उन्होंने खड़ा किया था उसको वो स्थिर रखता है, उसको तोड़ने या उसको खोने का प्रयास नहीं करता। तो ये सब चीज़ें मौर्य साम्राज्य के साथ हैं, उसका आप यहाँ पे संदर्भ ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ गांधी जी को कह सकते हैं, गांधी जी का जो विचार है उसको आप जरूर डालिए। यहाँ कहा गया कि सुशासन की महत्ता को गांधी जी ने सुराज के रूप में प्रस्तुत किया, और सुराज की अवधारणा सुशासन की ही अवधारणा है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। गांधी जी ने भारत में राम राज्य की कल्पना की थी, और उनके हिसाब से राम राज्य एक ऐसा राज्य होगा जिसमें कि लोक कल्याण की भावना प्रबल होगी, और ये शासन का मूल होता है। जब ये रहेगा तभी शासन स्थायी ढंग से और अच्छे ढंग से चल पाएगा। यहाँ आप कह सकते हैं, और सामाजिक विषमता, अस्पृश्यता, शोषण, हिंसा, इन सब के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इन सब चीज़ों का गांधी जी ने वैसे भी विरोध किया है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? उनकी जो राम राज्य की परिकल्पना थी उसके अंतर्गत आता है। राम राज्य के विषय में उनका कहना था कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य कहा जा सकता है। ईश्वर का राज्य, राम, भगवान राम, मतलब भगवान राम को ईश्वर का अवतार माना जाता था, भगवान विष्णु का, तो उनका राज। और भगवान का राज का मतलब यह है कि वहां कोई बुराई ना हो, ये कहने का मतलब है। यहाँ इसे किसी धर्म से जोड़कर मत देखिएगा कि भगवान राम का नाम आ गया तो ये विशेष रूप से हिंदू धर्म के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ राम राज्य का मतलब यह है कि वहाँ रहने वाली, उस राज्य में रहने वाली जनता किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो, ये एक उदाहरण लिया गया है। अब इसके बाद देख लीजिए, यह जो शासन होगा इसको गांधी जी सुराज कहते थे, और संविधान में भी सुशासन की जो छाप है वो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक धरातल पर यह कम ही दिखता है। जो किताबी दस्तावेज हैं या हमारे पुराने जो महापुरुष लोग हैं वो कह कर तो गए हैं या लागू करके भी गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो वास्तविक धरातल है उस पर ये दिखता नहीं है या कम दिखता है। वास्तव में आज़ादी के बाद औपनिवेशिक शासन की जो प्रेत छाया है वो अभी भी हमारे ऊपर बनी हुई है, और इसी कारण अनेक समस्याएं हमारे रास्ते में कांटा सिद्ध हो रही हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, शोषण, आतंकवाद, नक्सलवाद, युवा असंतोष, अपारदर्शिता, गैर जवाबदेही, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बुराइयों को आप गिनाने लगिएगा तो पूरा जो निबंध है वो सिर्फ बुराइयों से भर जाएगा। यहाँ कुछ का नमूना दिया गया है, जैसे कि राजनीति में अपराधीकरण, क्रिमिनल जो है वो विधानसभा और लोकसभा तक पहुँच रहे हैं। तो ये भी स्थितियाँ हैं। जो खुद ही अपराधी है वो सुशासन क्या ले आएगा? वो तो जंगल राज ले आएगा, और ले भी आते हैं। इसके अलावा असुरक्षा, अपराध और शैक्षणिक और जो सामाजिक पिछड़ापन है वो तो है ही है। इस प्रकार के न जाने कितने अवरोध हैं, और सिर उठाने के लिए ये जिम्मेदार जो इसमें व्यवस्था है वो है राजनीतिक नेतृत्व। राजनीतिक नेतृत्व जहाँ कमज़ोर पड़ता है, जहाँ दुर्बल पड़ता है, वहाँ कुशासन के लिए रास्ता बनना शुरू हो जाता है। अगर राजनीतिक नेतृत्व ही यहाँ पर कड़ा होकर इन चीज़ों का विरोध कर दे तो हिम्मत नहीं है कि कोई घुस पाएगा। ये बातें, सुशासन की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो ये है कि जवाबदेही रहे। जो काम आप कर रहे हैं या आपको सौंपा गया है उसके प्रति आप जवाब दे रहे हैं, उत्तरदायित्व आपका हो, और तभी निर्णयों के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे एक टीम वर्क होता है, उसमें एक बॉस होता है, वो अपने कर्मचारियों को कुछ टास्क, कुछ काम सौंपता है, और उसके बाद उन कर्मचारियों की जवाबदेही होती है कि वो उस काम को समय से कर दें और बेहतर तरीके से करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो व्यवस्था सफल हो जाती है, वो काम सफल हो जाता है। लेकिन अगर कर्मचारी ऐसा न करें और बॉस भी ढीला हो जाए, कर्मचारी तभी करेंगे जब ऊपर से अंकुश रहेगा। तो ये जब ढिलाई वहाँ आती है तो वो काम समय से न तो पूरा होता है, न वो व्यवस्था, वो जो प्रोजेक्ट है वो सफल होता है। ठीक वही चीज़ हमारे देश के विषय में भी है या किसी भी राजनीति में है। जब कोई योजना आती है तो उसके क्रियान्वयन में तरह तरह की दिक्कतें इसीलिए आती हैं क्योंकि ढीलापन है, लचीलापन ज़्यादा है, और ये जो लचर ढांचा है ये घातक हो सकता है। ये हमने देखा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ का आवश्यक है कि सुशासन कायम करने के लिए सरकार समुदायों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो, और उसके साथ साथ वो सुशासन को न्याय संगत और समावेशी रूप दें। मतलब इसका जो स्वरूप है वो कैसा बनाए, उसे न्याय संगत और समावेशी बनाए। प्रभावी और कुशल सुशासन के लिए समयबद्धता की भी आवश्यकता होती है, समय की पाबंदी जरूरी है। ये नहीं कि अनलिमिटेड टाइम आपने लिया और उसमें आप सुशासन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब सुशासन के प्रति सचेत रवैया दिख रहा है, मतलब लोग थोड़ा सक्रिय हुए हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना हो सकता है। नागरिक और सरकार के बीच भरोसा, यह भी एक अनिवार्य तत्व है। जन शिकायतों का शीघ्र निपटारा सरकार में लोगों के भरोसे को दृढ़ बनाएगा। सुशासन की एक शर्त यह भी है कि जनादेश स्वस्थ हो, मतलब लोग जो है वो एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करें। वोटिंग की जो प्रक्रिया है, मतदान का जो यहाँ परिदृश्य है वो साफ सुथरा हो, लोग अपनी इच्छा के अनुसार मत दें, किसी के दबाव में न रहें। तभी लोकतंत्र का जो ढांचा है वो स्वच्छ और निर्मल रहेगा। राजनीति के अपराधीकरण और पैसे के लिए वोट जैसी जो विकृतियां हैं वो दूर हो। पैसा जो दिया, जो शराब पिलाया उसी के पक्ष में वोट दिए, या जो झूठे दावे कर दिया उसके पक्ष में वोट दे दिए।
अपने विवेक से विचार नहीं करते और देश में वोटिंग की प्रणाली ऐसी ही है। अधिकतर जनता इसी प्रकार से वोट करती है। कोई समझा दिया कि फलाने नेता बहुत अच्छे हैं तो उधर ही जाकर झुंड बनाकर वोट दे आए, ये दिखाई देता है। या किसी परिवार में अगर एक आदमी जो है किसी विशेष पार्टी को वोट दे रहा है तो उसकी जो पूरी फैमिली है वो अपने उस सदस्य का अनुकरण करके उसी को जाकर वोट डालाएगी, भले ही वो उसके विचारों के बारे में कुछ न जानती हो। तो ये सब जो अज्ञानता और यहाँ अव्यवस्था है उसको दूर करने की ज़रूरत है। इसके बाद देख लीजिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखना यह देश के नागरिकों को बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। और शासन की गुणवत्ता में सुधार है तो बाधक तत्वों का निष्कासन भी करना होगा, ये भी जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेंगे तो शासन की जो प्रणाली है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और मौजूदा भ्रष्टाचार निवारण एजेंसी भी यहाँ पर सशक्त और प्रभावशाली बनकर इस दायित्व में अपनी भूमिका निभा सकती है। एक रचनात्मक तंत्र की स्थापना के लिए नागरिक नेतृत्व सुशासन के प्रति उदासीन न रह सके। सुशासन के इन पहलों के बाद भी एक मजबूत, मतलब यहाँ ये कहा जा सकता है कि सुशासन की ये जो पहले यहाँ ऊपर दी हुई हैं, इनको लागू करने के बाद ही एक मजबूत भारत का निर्माण होगा, मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। सुशासन राष्ट्र के रूप में अगर देखा जाए, मतलब राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए, तो यहाँ कहा जा सकता है कि सुशासन जहाँ भी है वो राष्ट्र एक आदर्श राष्ट्र होगा। तो भारत ऐसा बन सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना होगा। और यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश में अत्यंत सकारात्मक माहौल में इसकी जो शुरुआत है वो हुई है। तो शुरुआत तो काफ़ी पहले हो चुकी है, लेकिन अभी जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें और ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश है। सुशासन अभी आया नहीं है, बल्कि अराजकता का माहौल अभी भी फैला हुआ है। तो उसमें बहुत सारी सुधार की मांग है। और जनता जब तक जुड़ेगी नहीं, सरकार के साथ सहयोग नहीं करेगी या सरकार की गलत नीतियों का विरोध भी नहीं करेगी, दोनों चीज़ें होती हैं। देखिए, लोकतंत्र में आप सहयोगी भी बनिए और विरोधी भी बनिए, आलोचनात्मक बनिए। आलोचना जो है वो निंदा नहीं होती है। आलोचना में आप गुण और दोष दोनों को बताते हैं और एक स्वच्छ जो मानसिकता है उसको लेकर चलते हैं। और निंदा में आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं, नकारात्मक चीज़ों का ही वर्णन करते हैं। तो यहाँ आलोचक बनिए, और आलोचना हमेशा सुधार ले आती है। तो यहाँ जो शासन व्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगा। ये स्थितियाँ हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, टिकाऊ मानव विकास, स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र, मजबूत प्रगतिशील राष्ट्र, अवसरों और संसाधनों की समानता तथा जवाबदेह नेतृत्व के लिए हमें सुशासन की दिशा में दृढ़ता से कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि यह कोई संयोग की वस्तु नहीं है, मतलब एकाएक एक झटके में आसमान से टपक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि क्रमबद्ध और संयुक्त प्रयास का ही परिणाम है। जब यह परिणाम वास्तविकता में परिणत होते हैं, यानी वास्तविक धरातल पर उतरते हैं, तब प्रत्येक दिन जो है वो सुशासन दिवस बन जाएगा। किसी एक खास दिन को आपको सुशासन दिवस के रूप में घोषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हर दिन जो है वो सुशासन के नाम हो जाएगा और राम राज्य की वास्तविक स्थापना यहाँ हो जाएगी। जो गांधी जी के सपनों का भारत है वो यहाँ स्थापित हो जाएगा। तो ये सब हो सकता है, लेकिन ये संभावना है, जब प्रयास किया जाएगा तभी होगा। ये आपका उपसंहार है। निबंध का यही ढांचा था। सुशासन पर आपको लिखना था तो आप इतना कुछ लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिख सकते हैं, इससे कम मत लिखिएगा, इससे ज़्यादा ही लिखिएगा। और हाँ, शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।